हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑन द स्पॉट पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक बहुत ही अनुभवी ऑफिसर मिस्टर विमल पांडे जी सर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर का। और आज कुछ सवाल जवाब हम सर से करेंगे। तो सर, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दीजिए। मैं विमल पांडे हूं और वर्तमान में मैं आरटीओ पौड़ी गढ़वाल हूं। पौड़ी गढ़वाल संभाग का आरटीओ प्रवर्तन एनफोर्समेंट का ऑफिसर हूं। और इससे पहले मैं एआरटीओ हल्द्वानी रहा हूं, रामनगर रहा हूं, अल्मोड़ा रहा हूं। कई स्थानों पर मैंने बतौर एआरटीओ काम किया है। और इस नौकरी से पहले मैं जेल सर्विसेज में था, यूपी में था, उत्तर प्रदेश में था। आई वॉज डेप्यूटी जेलर इन यूपी जेल सर्विसेज। ओके। यस। तो इससे पहले उत्तर प्रदेश और अब उत्तराखंड में। तो सर, हम जैसे शुरुआत करते हैं बहुत थोड़ा पीछे से कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो आप एक कैसे स्टूडेंट थे? स्टूडेंट मैं आई वॉज एन एवरेज सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट। बहुत पढ़ाकू बच्चों में गिनती मेरी नहीं थी। दो आई गॉट फर्स्ट डिवीजन इन माय हाई स्कूल, आई गॉट अराउंड 60 पॉइंट समथिंग मार्क्स। जस्ट मतलब फर्स्ट डिवीजन के कट में था। एंड इंटरमीडिएट आई गॉट ओनली 51% मार्क्स। यस। सो मतलब ऐसा मैं बहुत पढ़ाकू नहीं था। आई वॉज busy with some extracurricular activities like drama, theater and इस तरीके की चीज़ों में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर। तो फिर जब आप इसमें आप थे इंटरमीडिएट में, तो वो फिर कैसे आपको एक मोटिवेशन मिला या कहाँ से एक ज़ील आई कि अब मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है? हाँ, ये भी एक कहानी रही एक्चुअली। व्हेन आई गॉट 51% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, so I tried to get admission in BSc class, ये MB डिग्री कॉलेज में हल्द्वानी के। बट चूंकि BSc की मेरिट काफ़ी हाई गई थी तो आई कुडंट गेट एडमिशन इन BSc। तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे समझाया कि यार यू गो फॉर BA, ह्यूमैनिटीज़ में जाओ और तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लो, तुम अपना फील्ड चेंज कर लो। तो मेरे लिए बड़ा मतलब नई चीज़ थी कि सिविल सर्विसेज। मैं कहा हाँ, तुम यू गो फॉर UPPCS। दैट टाइम उत्तराखंड नहीं बना था। तो मैंने भी खैर BA में एडमिशन ले लिया। और ये तो बिल्कुल तैयारी नहीं थी, लेकिन क्या होता था कि उस ज़माने में आमतौर पर जो BA करने वाले बच्चे थे ना, उनको बहुत ऐसे ही नज़रों से देखा जाता था कि ये ऐसे ही पढ़ने उड़ने वाले बच्चे हैं नहीं, ऐसे ही मस्ती करने वाले कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं। तो उनसे ज़्यादा पूछताछ भी नहीं होती थी। जबकि अगर कोई बच्चा BSc करता था तो उससे पूछते थे कि अच्छा बेटा BSc क्या कर रहे हो? BSc, अच्छा BSc किस में, PCM में कि बायो में? फिर वो बताएगा जी मैथमेटिक्स में। अच्छा क्या करना चाहते हो? उससे सवाल होते थे। लेकिन अगर किसी ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा BA कर रहा हूँ अंकल, तो फिर आगे सवाल नहीं होता था। ये होता था कि ऐसे ही है। तो कुछ अगर ऐसे सवाल कभी हो जाते थे कि BA क्यों, तो मैं कहता था क्योंकि मैं ना अंकल PCS की तैयारी करना चाहता हूँ। ओके। दैट स्टार्टेड अ गियर कि नहीं यार, मैंने कहना शुरू कर दिया है तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए PCS की परीक्षाएं क्या होती हैं। और मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम में ही ये कहने लगा था कि नहीं, आई हैव टू बिकम अ PCS ऑफिसर। मतलब एक PCS ही दिमाग में आता था। और आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड फॉर PCS एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम। ओके। तो सर, उस समय का PCS एग्जाम की अगर हम बात करें और अभी, तो कितना डिफरेंस है लेवल ऑफ एग्जाम में? देखिए, एग्जाम तो अभी उस समय भी कठिन था। उस समय हम उस दौर में यह था कि आपके पास बहुत सारे विकल्प नहीं थे। आजकल तो बच्चे क्या है कि बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे काम हैं। कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, AI है, होटल मैनेजमेंट है, तमाम बच्चे विभिन्न स्ट्रीम में जाते हैं। और उस समय ये होता था कि जो बहुत क्रीम होता था वो तो इंजीनियरिंग या मेडिकल में निकल जाता था, और जो बाकी बचे हुए होते थे उनके लिए एक ही चारा होता था कि कोई भी नौकरी पकड़ ले, बैंक की पकड़ ले, बैंक PO बन जाए, क्लरिकल में आ जाए, LIC में आ जाए, SSC के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, या कोई ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो वो IAS PCS की तैयारी कर ले। मतलब करना कुछ आपको ऐसी तैयारी है, कंपटीशन निकालना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत स्कोप नहीं था। तो कंपटीशन तो ज़्यादा था ही। दूसरी बात यह है कि उस समय इतना स्कोप नहीं था। आज आप YouTube से पढ़ सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें, आपको कोई डाउट हो तो आप गूगल कर सकते हैं।
उस समय किताबें छाननी पड़ती थी लोगों से। आप ऐसे फ़ोन से भी नहीं पूछ सकते थे कि किसी कोई डाउट हुआ तो किसी अपने फ्रेंड को या किसी अपने टीचर को या किसी मेंटर को आप फ़ोन करके पूछ लो कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो जी जी फ़ोन जी। वाज आल्सो नॉट अवेलेबल। हाँ तो बड़ा मतलब इट वाज वेरी टफ कि टफ आपको टाइम। आपस में ही करना है, लेकिन वो सबके लिए था। वो जी। सिचुएशन सबके लिए थी, हाँ मेरे हाँ। अकेले के लिए नहीं थी। और आज जो सिचुएशन है जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी रास्ते खुल गए हैं, वो सबके लिए है। उस तो कॉम्पिटिशन तो ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है हमेशा। वही आज मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे एआई है, अगर किसी बच्चे को कुछ चीज ढूंढनी है वो सीधे एआई से कर ले रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। बस उसे जिस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए वही उसे मिल रहा है। बट उसमें क्या था कि जब आप बुक्स खोलते थे तो आपको उससे रिलेटेड दो चार चीजें और जानने को मिला करती थी। ये उस दौर की एक अच्छी बात हुआ करती ये थी। बिल्कुल अच्छी बात होती थी। ये दिस इज़ अ पॉइंट। मुझे भी लगता है कि जिस समय हम लोग कुछ चीज़ें ढूँढते थे, फिर उसके आस-पास की और चीज़ें भी पढ़ते थे, तो 2-3 पॉइंट्स और बन जाते थे। और हम लोगों की आदत थी कि बगल में ही हम बुक के बगल में ही नोट्स बनाते थे। लिखना शुरू कर देते थे वहीं पर। अब वो चीज़ भी नहीं मिलती, क्योंकि आप जब फ़ोन में या टैबलेट में या लैपटॉप में देख रहे हो तो आप तुरंत नोट्स नहीं बना सकते हो। तो ये भी मुझे एक चीज़ लगती है कि अब वो परिवर्तन आया है। जी। और सर अब जैसे बात करें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की, आपने बताया आप यूपी गवर्नमेंट में थे जी। और अब उत्तराखंड गवर्नमेंट में, तो कितना डिफरेंस था? देखिए डिफरेंस तो बहुत है। वो जॉब ही अलग थी बिल्कुल, बिकॉज आई वाज इन जेल सर्विसेज, आई वाज डेप्यूटी जेलर देयर। एंड व्हेन आई वाज इन पीलीभीत जेल, मेरी 8 साल की नौकरी जेल सर्विसेज की रही है। आई वाज इन पीलीभीत जेल एंड वरुण गांधी, टॉप बीजेपी लीडर, वाज माय prisoner once. Yes, Okay. yes. And रासुका में उनको NSA जैसे कहते हैं, उनमें उनको डिटेन किया गया था। एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि हमने कैसे केस को हैंडल किया है, कैसे लीडर को हम उनके आसपास रहे, हमने उनको अपने जेल में प्रिजनर के रूप में रखा। एंड सक्सेसफुली वी डिड ऑल द एक्टिविटीज़ वट एवर वॉज रिक्वायर्ड। तो वो चैलेंजेस उस नौकरी के कुछ अलग थे। एक बार पीलीभीत जेल की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, बहुत बारिश हो गई थी और बहुत सारे प्रिजनर्स जो बैरिक्स में पानी घुसने लगा था। और आपके पास 1000-1200 के आसपास प्रिजनर्स हैं और उनमें जो 12-15 बैरिक्स में हैं। और बड़ी बड़ी बैरिक्स होती हैं, 3 सर्किल होती हैं। अब उसमें से 8-10 बैरिक्स में पानी बहुत आ गया है और अब बची हुई बैरिक्स में आपको सेट करने हैं प्रिजनर्स। इट वाज अ चैलेंज। तो जेल की नौकरी बड़ी चैलेंजिंग थी। नो डाउट ट्रांसपोर्ट भी है। अब अगर उत्तराखंड में कंपेयर करूं तो देखिए उत्तराखंड में हम बिल्कुल अलग भौगोलिक स्थितियां हैं। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर्वतीय लोग हैं, पॉपुलेशन लिटिल बिट कम है, लेकिन चैलेंजेस बड़े तगड़े हैं। देखिए वो मरचूला की बस दुर्घटना हो या धूमाकोट की बस दुर्घटना हो, ये ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पे आती हैं, तो ये भी बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो नौकरियों में जब आप करते हैं प्रशासन किसी भी प्रकार का, चाहे परिवहन से संबंधित या जेल से संबंधित या सामान्य प्रशासन, चुनौतियां हमेशा हमेशा रहती। ओके, तो ये तो सर अब जैसे अगर हम बात करें आरटीओ वर्क को लेकर, तो जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो आपको क्या लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय लोग गलतियां क्या करते हैं? देखिए ड्राइविंग लाइसेंस अब ऑलमोस्ट क्या है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। आपको प्रोसीजर आपको अगर पूरा पता हो तो आप ऑनलाइन अपने एक मोबाइल फ़ोन से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करना नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिए। इतना ईजी है वो। उसमें एक लर्निंग लाइसेंस में एक टेस्ट होता है, उसके लिए बहुत सारे ऐप हैं, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन पॉपुलर ऐप है आरटीओ एग्ज़ाम करके। उस ऐप से आप तैयारी करिए, आप इजीली उसमें 15 में से 9 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं, यानी कि 60% मार्क्स आप कर सकते हैं। द मोमेंट यू गेट योर लर्निंग लाइसेंस यू स्टार्ट लर्निंग ड्राइविंग। आप सीख लेते हैं ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस के साथ। अच्छा, गलतियां क्या होती है? लर्निंग लाइसेंस का मतलब यह है कि आप अगर लर्निंग लाइसेंस में गाड़ी चला रहे हैं तो आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए जिसके पास परमानेंट लाइसेंस है, जो आपको ट्रेन कर रहा है। आप केवल अकेला अगर चला रहे हैं तो फिर आपका ये लाइसेंस आपका वैलिड नहीं है। ये लर्निंग लाइसेंस आप लेंगे तो उसमें लिखा हुआ भी आएगा। और दूसरी चीज, लर्निंग लाइसेंस में अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपको एक एल प्लेट, एल लिखा हुआ आगे पीछे लगाना है, जिससे जो और रोड यूजर्स हैं उन्हें पता लग सके कि हाँ इज ए लर्नर। ये गलतियां लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि लर्निंग लाइसेंस मिल गया तो मैं गाड़ी चलाने लग जाऊं। अकेले नहीं चलाएंगे आप।
आपके साथ जब तक आपको परमानेंट लाइसेंस नहीं मिलता, आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए जिसके पास परमानेंट लाइसेंस हो, जो आपका ट्रेनर स्वयं माना जाए, राइट। और सर जैसे लर्निंग लाइसेंस में भी एल लिखने के भी शायद कुछ नॉर्म्स होते हैं कि इट हाँ, शुड बी ऑन वाइट। कई लोग होते हैं सिर्फ टेप से लगा देते हैं। रेड से लिखा जाता है और उसका एक 2 इंच का चौड़ा होना चाहिए, उसकी माप है, वो उतना लगाना चाहिए। ओके जी। और ऐसा भी कुछ क्लॉज होता है कि अगर जैसे लर्निंग लाइसेंस जो ड्राइवर है उससे अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा पुलिस केस में नहीं पड़ता? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ठीक है, अगर लर्नर्स के नॉर्म्स पूरे कर रहा है, उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उस केस पे ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि ये एक वैलिड लर्नर लाइसेंस के साथ गाड़ी सीख रहा है। एक्सीडेंट क्यों करेगा? उसके साथ एक बंदा बैठा हुआ है ना, नहीं मतलब बाय द वे अगर हो गया तो वो वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी और लाइसेंस होल्डर के साथ ट्रीट किया जाता है। उसमें वो परिस्थितियां देखी जाएंगी कि गलती किसकी थी, क्या थी, वगैरह वगैरह। ओके जैसे कई बार होता है ना कि फीमेल्स को या किसी को भी मैं ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, कोई अगर हाँ, उसमें एडवोकेट चाहे तो इस पॉइंट को रख सकता है कि ये जो मेरा क्लाइंट है इसने एल प्लेट भी लगा रखी थी और वैलिड लर्नर लाइसेंस उसके पास था, और जो दूसरा रोड यूजर था बाय द वे, अगर वो आहत हुआ है तो उसको समझना चाहिए था। ये पॉइंट रखे जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि पैनिक, अगर हम बात करें कि कोई पर्सन डेली किसी चीज को डील कर रहा है तो वो एक उसके एब्सेंस माइंड में आ जाता है कि हाँ मुझे इसको ब्रेक लगाना है या ऐसे करना है। बट अगर कई बार कोई, हमने भी देखा है कि कोई नया अगर चला रहा होता है तो वो ब्रेक की जगह कई बार एक्सीलरेटर में पैर रख देता है या रेस दे देते हैं, वो ये होता है कि एक कॉमन गलती होती है। हाँ, तो इसीलिए ये होता है कि जो ट्रेनर है जो सिखा रहा है, जिसके पास परमानेंट लाइसेंस है, वो होशियार होना चाहिए जी कि पहले किसी प्लेन ग्राउंड में सिखाए, पहले उसको क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर की समझ हो जाए, तभी वो सड़क पर निकले, वगैरह वगैरह, या किसी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रॉपर ट्रेनिंग ले, जिसमें डबल क्लच मतलब डबल पेडल सिस्टम होता है, ट्रेनर के पास भी कंट्रोल होता है। और सर अगर हम बात करें आपका ड्रिंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीडिंग, तो उसके लिए आप हमारे जो व्यूवर्स हैं या यंगस्टर्स हैं ज्यादातर, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में ना लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग हर वर्ष मारे जाते हैं, और मरने वालों में सबसे अधिक युवा है जी। तो चाहे ड्रिंक करके ड्राइव करना हो, चाहे ओवर स्पीडिंग हो, चाहे मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना हो, या गलत तरीके से ओवरटेक करना हो, रॉन्ग साइड पे चलना हो, ये जितने भी चीज़ें हैं जहाँ पे हम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, वी शुड बी वेरी अटेंटिव अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। जीवन बहुत कीमती है और हमें अपने परिवार के लिए, इस सोसाइटी के लिए अपने आप को जीवित रखना भी ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मरने वालों में सबसे अधिक यंग लोग, एंड वन मोर थिंग, दैट वी आर द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री इन दिस सेंस दैट द मोस्ट यंग पॉपुलेशन इज इन इंडिया। जी, ये तो है ना। एंड बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो यंग है ना, यंग ब्लड जो है वो सड़कों पर बह रहा है, यानी कि सबसे अधिक सड़क दुर्घटना में आहत होने वाले, मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोग यंग हैं। तो मैं कहूँगा कि नहीं, हमें मरना नहीं है, हमें जीना है, हमें जीना है, जीवन को सम्मान देना है। और ओवर स्पीडिंग जो आपने बात कही, सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के कारण होती हैं। तो ओवर स्पीडिंग कभी मत करिए, धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए, समझदारी के साथ चलिए, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है और घर परिवार में परिवार आपका इंतजार कर रहा है। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। जैसे अगर हम देखें हल्द्वानी में ही अभी 3 पानी पे जो बाईपास बना है, उसमें जो आपकी सर्विस लेन है, उसमें हम देखते हैं कि कई बार जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो रॉन्ग साइड जाता है। मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा करके कितना फ्यूल बचा लेंगे या कितना टाइम बचा लेंगे। मतलब 1 लाख 2 लाख की आप गाड़ी लेके, मतलब हार्डली 500 मीटर का डिफरेंस वो आता होगा कि आप अंडर द पास जाए, बट वो उसी तरफ से रॉन्ग साइड जाते हैं, जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट को इन्विटेशन देता है। हाँ, ये बिल्कुल देखा जा रहा है पूरे देश भर में, क्योंकि मानसिकता मनुष्य की यही है कि कहीं भी कुछ बचा लें। जी, जैसे वो देहरादून हाईवे में भी जो एक्सीडेंट हुआ था, वो थोड़ा सा ही बैक करने लगा। और ये वाली जो घटनाएं होती हैं, ये जो रॉन्ग साइड चलते हैं लोग, ये बहुत ही दुर्घटना कारित करते हैं। और इनको लेकर के एनफोर्समेंट बढ़ाया जा रहा है, पुलिस के लेवल पर भी और ट्रांसपोर्ट के लेवल पर भी। और ऐसी जगहों पर कैमरास लगाए जा रहे हैं, कैमरे के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस स्थापित किया जा रहा है, और ऑटोमेटिक चालान ऐसे लोगों के किए जाने शुरू कर रहे हैं। ये हो चुका है, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, और इसको और कस के मजबूती के साथ ये बहुत जगह हो रहा है। जी, बहुत जगह शुरू हो रहा है। ऐसे पॉइंट जैसे वो 3 पानी वाला आप बता रहे हैं, यहाँ पर तो परमानेंट कैमरा फिक्स करके
सर्विलांस अगर होएगा, ऐसे और भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर लोग थोड़ा थोड़ा सा बचाने के लिए उल्टा चलते हैं और उल्टा जी, चलने के ये कारण दुर्घटना करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग से ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में आएंगी और इस पर हमारा देश बहुत तेजी से काम कर रहा है, ओके, हाँ, पूरे देश में काम चल रहा ये एक अच्छी बात है। तो सर जैसे अगर हम तो सर जैसे अगर हम बात करें आपका आपने बताया कैमरेज की, तो आजकल एआई टेक्नोलॉजी का ज़माना जो है, तो उसमें एआई टेक्नोलॉजी आपका आरटीओ को कितना बेहतर बना सकती है? We are doing using this AI technology. Even our ANPR cameras with automatic number plate recognition cameras, and they all are based on AI technology. कि वो उसको क्लिक कर लेते हैं कि क्या इससे हेलमेट नहीं पहना है या सीट बेल्ट नहीं पहनी है या रॉन्ग चल रहा है या गलत कर रहा है या ओवर स्पीडिंग कर रहा है, वो ऑफेंस आ जाता है। और कई बार अब इस लेवल पर वो आने वाला है सिस्टम कि वो खुद चालान जनरेट करेगा। दो अभी एक ऑफिसर उसे चेक करेगा जो जनरेट हुआ है चालान, इफ इट इज ओके देन। तो मतलब वी आर यूजिंग दिस इन एवरी लेवल। और कैसे कैसे क्या किया जा सकता है इवन रोड इंजीनियरिंग पर भी, कि कहाँ पर कई बार होता है ना कि कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ पर बार बार एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि टर्न पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रॉपर है कि नहीं है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी रोड इंजीनियरिंग में भी एआई का यूज़ हो रहा है। और ये तो देखिए एआई तो हर जगह यूज़ हो रहा है, एआई तो हर जगह यूज़ हो रहा है, तो परिवहन में भी यूज़ हो रहा है, मतलब रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट में भी वो होना भी चाहिए, होएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर किसी को मैनुअली नोट कर पाओ। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ पे जरूरी है। बिल्कुल सर तो जैसे अगर हम आगे बात करें तो बीइंग एन आरटीओ, आपके लाइफ का कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको इमोशनली और प्रोफेशनली टच किया हो? यस, व्हेन आई वाज एआरटीओ रामनगर, तो पौड़ी का धूमाकोट क्षेत्र भी एआरटीओ रामनगर के ज्यूरिडिक्शन में आता है। एंड देयर वाज एन एक्सीडेंट, आप लोगों ने सुना होगा धूमाकोट बस एक्सीडेंट, 48 लोगों की डेथ हुई थी उसमें। हम लोग भी पहुंचे थे रेस्क्यू में, और देर रात तक हम लोग कुछ बीमार कुछ विक्टिम्स को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे, तो कुछ डेड बॉडीज को भिजवा रहे थे। दैट वाज वेरी ट्रेजिक। मतलब मैं एक तरीके से, मुझे मानसिक रूप से बड़ा आघात भी पहुंचा। और उस घटना के बाद फिर ये तय भी हुआ कि अब रोड जो सेफ होनी चाहिए, क्योंकि वो जो गाड़ी गिरी थी वहाँ पर कोई क्रैश बैरियर या पैरापेट्स नहीं थे। और मैं आपको बताऊंगा कि उस घटना के बाद से ही फिर जो रिपोर्ट्स बननी शुरू हुई थी, माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसका संज्ञान लिया था और उसमें काफ़ी चीज़ें आई थी। तो एनफोर्समेंट बढ़ने के साथ ही साथ क्रैश बैरियर लगाने पर हमारे प्रदेश ने बहुत काम किया। बहुत सारे सड़कों पर आप देखते भी होंगे जी, क्रैश बैरियर को लेकर के बहुत सारी सड़कों को कवर किया गया है, और बहुत सारी सड़कों को कवर किया जाना जारी है, लगातार उस पर काम चल रहा है। सारे एनएच और सारे एसएच को क्रैश बैरियर से कवर करना है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि वो सारी सड़कों को 100% क्रैश बैरियर से कवर करना चाहते हैं, और इस पर काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस पर बहुत जल्दी ही हम लोग अच्छा परिणाम पाने लगेंगे। जी हाँ, क्योंकि अगर क्रैश बैरियर्स हो तो अगर लिमिटेड स्पीड है तो वो कंट्रोल हो सकता है कई एक्सीडेंट्स जो होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य, 70% इसमें नियर हिल स्टेशन है, तो वहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है ये, क्योंकि बड़े मुश्किल से यहाँ तो उस समय पे रोड बनाई गई हुई है, तो पतली रोड है, और आजकल रोड ट्रैफिक आप देख ही रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है। फिर सीजन अगर टाइम हो तो दूसरे स्टेट से भी टूरिज्म को एनकरेज किया जाता है और वो आते भी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसको मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये तो था सर, जैसे इमोशनल और प्रोफेशनल की हमने बात की। तो आपके लाइफ का प्राउड मूवमेंट क्या था कोई अभी तक? प्राउड मूवमेंट, अच्छा, एक बार तब मैं एआरटीओ हल्द्वानी था, और मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से आ रहा था काशीपुर से। तो रामनगर से आगे मैं बड़ा गेबुआ पुल के पास मैंने एक रोड एक्सीडेंट देखा, जिसमें 3 कार आपस में टकराई थी, और एक लोग फोटो वीडियो बना रहे थे, तो मैं भी रुका और
चूंकि मैं भी रोड सेफ्टी पर फिल्म्स और क्लिप्स बनाता हूँ, तो मैंने भी सोचा कि पिक्चर फोटो मैं भी ले लूँ। तो इतने में मैंने देखा कि एक कार में एक बच्चा ड्राइविंग सीट पर बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से घायल, और लोग उसकी फोटो वीडियो बना रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल इतनी बहुत ही खराब स्थिति में था, बहुत ही घायल था। तो मैंने, मेरे साथ मेरे ड्राइवर थे और हमने कुछ लोग, एक मौजूद वहाँ पर और लोग भी थे, उनकी मदद से हमने कहा तुरंत इन्हें बाहर निकालो। उसको हमने बाहर निकाला, बाहर सुरक्षित जगह पर रखा, देखा कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उस समय मुझे ये भी सोचना था कि मैं इसे रामनगर ले जाऊं या मैं इसे हल्द्वानी ले जाऊं। मुझे पता था कि रामनगर से हो सकता है रेफ़र कर दिया जाए, क्योंकि रामनगर हॉस्पिटल में उतनी सुविधाएं शायद नहीं थी उस समय। तो फाइनली आई टुक अ डिसीजन, और मैंने उसे अपनी गाड़ी में रखा। एक व्यक्ति भी मिल गया, उन्होंने कहा ये तो विजय प्रधान जी का बेटा है। मैंने कहा आप पहचानते हो उसे? तो कह रहा हम शायद गाड़ी तो वही है। तो मैंने कहा आप भी चलिए मेरे साथ अगर चल सकते हैं। तो खैर वो भी तैयार हो गए, तो हम उनको ले गए सीधे हम सेंट्रल हॉस्पिटल, तेज़ी से, बहुत तेज़ी से गाड़ी ले जाते हुए, हूटर बजाते हुए, और रास्ते में वो अचेतन स्थिति में चला गया बच्चा। मैं थोड़ा घबरा भी गया, उसके खून भी बह रहा था, तो एक रुमाल से हमने उसका सिर को दबाया हुआ था। और फिर मैंने, मेरी सिस्टर डॉक्टर है, मैंने उसे फ़ोन किया, उसे बताया कि मैंने ऐसा ऐसा हो गया और मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। तो उसने बताया कि करवट दिला दे उसे पहले, और उसको मूर्छित मत होने दे, उसके गाल में ऐसे ऐसे थपकाओ। तो मैं उसके बच्चे के गाल में ऐसे ऐसे मारा जोर से, तो एकदम वो मेरा हाथ पकड़ा। तो मैंने अपनी सिस्टर फ़ोन में लाइन में लगातार बनी हुई थी, तो मैंने बताया कि उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उसका मतलब वो ठीक है, तुम ले जाओ उसे। तो टाइमली हम पहुंच गए, उसके फादर भी आ गए थे, उनको भी इन्फॉर्मेशन हो गई थी, और वो बच्चा बच गया। और पहले सेंट्रल हॉस्पिटल रहा, फिर बाद में उसको गंगाराम दिल्ली ले गए। 3-4 महीने बाद मेरे पास फ़ोन आया उस बच्चे का, और उसने कहा कि थैंक यू अंकल, आपने मेरी लाइफ सेव की। जी जी। तो एक अच्छा मुझे फील हुआ कि हाँ। बाद में उस बच्चे की बहन की शादी भी थी, तो भी मुझे निमंत्रण आया था, हालांकि मैं नहीं जा पाया। हाँ ये तो है, मतलब वही होता है ना कि जैसा किसी ने बचा लिया तो वो कनेक्शन जो बनता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, तो सर जैसे आप रोज ये चीजें देख रहे हैं तो एक स्ट्रेस आपके माइंड में आता होगा, तो उस स्ट्रेस को बैलेंस आप हैंडल कैसे करते हैं? देखिए स्ट्रेस तो आप कहीं भी कुछ भी नौकरी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, स्ट्रेस तो होता ही है ना। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट तो अपने आप में एक पूरा कोर्स है। हाँ, ये कैसे करना है उस स्ट्रेस को मैनेज। उसका बेहतर तरीका यही है कि आपके सामने जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी आपको वर्क करना है, जो भी असाइनमेंट है, उनको आप सिस्टमेटिकली करने का प्लान करिए और उसको सिस्टमेटिकली करिए। नहीं हो पा रहा है तो कैसे हो पाएगा, आप अपने सीनियर्स से पूछिए, और कैसे भी उसको प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है आपको कि पहले क्या निपटाना है, कैसे करना है, क्या करना है। आप सिस्टमेटिकली करते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं, और चीज़ें हो जाती हैं तो फिर स्ट्रेस कम हो जाता है। स्ट्रेस तभी होता है ना जब हमारी एबिलिटी या हमारे जो क्षमता है उससे ज़्यादा काम हमारे सामने पड़ा है। बट आप सिस्टमेटिकली करते हैं तो उसका मैक्सिमम पार्ट जो जरूरी है, जिसमें प्रायोरिटी के हिसाब से आप निपटाते हैं, तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और बाकी स्ट्रेस के बिना तो लाइफ है ही नहीं। हाँ, ये चीज स्ट्रेस तो सब जगह है, वो तो हर प्रोफेशन में अगर हम बात करें, और वो है कि स्ट्रेस लेवल हर किसी का अपना अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल जी। अच्छा सर, तो मैं आपसे और ये चीज जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आप आरटीओ हैं, अगर आप आरटीओ नहीं होते, सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे होते, तो आप क्या होते? मैं एक जर्नलिस्ट होता। ओके। मैं एक जर्नलिस्ट होता, मुझे एक्चुअली होना जर्नलिस्ट ही था, मैं एक अच्छा जर्नलिस्ट होता। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा जर्नलिस्ट होता, और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अच्छा जर्नलिस्ट होता। यस। तो सर जो आज के टाइम में हमारे जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बड़ी मेहनत करिए। देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई में। जब आप पता एक बार नहीं निकला, दूसरी बार असफलता मिली, तीसरी बार असफलता मिली, कई लोग कहने वाले भी होते हैं कि नहीं हो पाएगा, बड़ा टफ है ये। आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि होगा होगा। हमारा जिस समय चयन हुआ था, और उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी मैंने सफलता प्राप्त की, और उत्तराखंड पीसीएस में भी, तो वो दौर भी मतलब ऐसा बेरोजगारी का जबरदस्त दौर था। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास था
कि होगा होगा, ये नहीं तो ये, कुछ ना कुछ तो होगा। तो पहला पॉइंट कंसिस्टेंसी, और दूसरा पॉइंट खुद पर विश्वास रखिए। खुद पर विश्वास रखिए। आप खुद पर विश्वास रखेंगे ना तो फिर पूरी कायनात कोशिश करती है कि आपको आपका मंजिल आपको दिलाए। जी हाँ, और ये चीज़ तीसरा तो एक सूत्र मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जब हम तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की या गवर्नमेंट के विभिन्न एग्जाम्स की, चाहे वो समूह गौ हो, चाहे पीसीएस हो, आईएएस हो, जो भी परीक्षाओं की हम तैयारी करते हैं, तो मेहनत तो हमें करनी पड़ती है क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है। जी। तो उसका एक सूत्र है कि हार्ड वर्क एंड लिटिल बिट मोर हार्ड वर्क। ओके। कड़ी मेहनत, थोड़ी और कड़ी मेहनत। जी। आप करिए, आप ओके। सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। तो अब जैसे कि हम अपने पॉडकास्ट के अंत पर हैं, तो सर मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस के लिए एक मैसेज जो आप देना चाहें, एक उनके लिए लर्निंग लेसन या फिर लाइफ लेसन जो उन्हें देना चाहें। मैं तो देखिए, क्योंकि मैं परिवहन का अफसर हूं और मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी चाहिए अपने दर्शकों को जाते जाते, रोड सेफ्टी से संबंधित ही है कि कभी भी आपको अगर कोई रोड एक्सीडेंट विक्टिम मिलता है, सड़क दुर्घटना पीड़ित मिलता है, आपको दिखता है, तो आप उसकी मदद के लिए तुरंत आगे जाइए। एक गुड समैरिटन लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है। अगर आप किसी सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करते हैं तो कोई भी पुलिस प्रशासन या हॉस्पिटल प्रशासन आपका हरासमेंट नहीं करेगा, आपका नाम पता पूछने के लिए भी बाध्य नहीं करेगा, और आप अगर हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो आपको कोई खर्च देने की या आपके ऊपर उपचार का खर्चा देने का कोई भी नहीं किया जाएगा, ऐसा कानून बना हुआ है। हाँ, आपको पुरस्कार मिल सकता है, आप राहवीर कहलाएंगे, और वो भारत सरकार की राहवीर योजना के अंतर्गत आपको 25,000 रुपया तक का पुरस्कार मिलेगा। ओके। यस। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, जो अभी पीएम राहत योजना शुरू हुई है, जिसके बारे में बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक लोगों को पता हो और आपके चैनल के माध्यम से पता लगे। पीएम राहत योजना ये है कि अगर किसी सड़क दुर्घटना पीड़ित एक्सीडेंट विक्टिम को आप ले जाते हैं या कोई भी सड़क दुर्घटना घायल व्यक्ति का इलाज किसी भी निजी या सरकारी हॉस्पिटल में 1.5 लाख रुपए तक का उपचार उसका कैशलेस होगा 7 दिनों के। ओके। उसमें वो निजी अस्पताल भी सम्मिलित हैं जो आयुष्मान से अच्छा देते हैं। ओके। उसके अलावा और भी जो पैनल में अदर देन आयुष्मान भी हो सकते हैं, बट आयुष्मान वाले तो सारे हैं। तो 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट रोड एक्सीडेंट विक्टिम को, घायल को दिया जाएगा। ये पीएम राहत योजना है जो कि शुरू हुई है, प्रारंभ कर दी गई है, पूरे देश भर में लागू है। तो मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि अगर कोई सड़क दुर्घटना पीड़ित मिलता है तो बिल्कुल मत घबराइए। आप उन्हें अगर एम्बुलेंस को कॉल करिए, 112 को कॉल करिए, पुलिस को कॉल करिए, बुलाइए। अगर आपको लगता है एम्बुलेंस आने में लेट हो रहा है और आप ले जा सकते हैं अपनी गाड़ी से, तो निकटतम हॉस्पिटल ले जाइए। कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई कानूनी प्रक्रिया में बिल्कुल आप नहीं फंसेंगे। आपको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करता है गुड समैरिटन लॉ। आप पुरस्कृत होंगे। और उपचार के मैंने आपको बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री राहत योजना नाम है उसका, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा वो शुरू की गई है। 1.5 लाख रुपए तक का उपचार 7 दिनों के लिए कैशलेस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी योजना शुरू की है, जिससे कि देखिए सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग मरते हैं उसमें से 50% लोगों को बचाया जा सकता है अगर उन्हें समय पर उपचार मिल जाए, उन्हें गोल्डन आवर में अगर उपचार मिल जाए। और ये सारी योजनाएं जो मैंने अभी आपको बताई, ये गोल्डन आवर में उनको उपचार दिला सकती हैं और जान बचा सकते हैं। जान बचाने का काम अगर आपने किया तो आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया और एक सच्चे नागरिक का काम किया। यही पहचान तो ये अपेक्षा मैं आपसे करूंगा, सभी से करूंगा कि अगर ऐसी स्थितियां आए, कोई सड़क दुर्घटना का प्रकरण सामने आए, तो बिल्कुल मत घबराइए, आगे बढ़िए, मदद कीजिए, क्योंकि हो सकता है सड़क दुर्घटना पीड़ित कभी कोई आपका अपना, आपके परिवार का भी हो सकता है। हाँ, ये है। वैसे हम चाहेंगे कि किसी का ऐसा हो ना। आप हमेशा रूल्स लॉज जो है वो फॉलो कीजिए, और ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट का यूज कीजिए। ये सारी चीजें जो नियम हमारे बनाए गए, कहीं ना कहीं ये सेफ्टी के लिए ही बनाए जाते हैं। तो उन सभी का रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे कि कम से कम रोड एक्सीडेंट्स हो। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, जो आपने अपना कीमती समय निकाला, इतना खुलकर हमसे बात की है, और कई सारी चीजें जो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को नई जानने के लिए मिली होंगी। तो उसके लिए हम आपका दिल से आभार करते हैं। तो धन्यवाद हमारी ऑडियंस। ये थे हमारे साथ विमल पांडे जी, जो आरटीओ हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपने सिर्फ एक आरटीओ को ही नहीं, एक गवर्नमेंट जो ऑफिसर हैं उनके बारे में भी जाना होगा कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा रहता है, क्या चैलेंजेस उन्हें मिलते हैं। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर एक नए मेहमान, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।